हम मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण को कितना दूषित किया है, फिर भी पर्यावरण ने हमें सब कुछ दिया है। धरती माँ करे पुकार, अब और न करो अत्याचार। मेरे ही सीने से पलने वाले, क्यों हो तुम सच से जानकर भी अनजान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं भवप्रीता और मैं हूं जमीर। पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं पर्यावरण के बगैर। न जाने कितने ही साहित्यकारों और पर्यावरणविदों ने अपनी रचनाओं में यहाँ की सौंदर्य और सुंदरताओं का बखान किया है। मानव जीवन क्या, मानव सभ्यता की भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं पर्यावरण के बगैर। जी हाँ, और आज हमारा पर्यावरण संकट में है। अनेकों स्तर पर अनेकों संकट इस पर मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत इतने मुद्दे हैं जिनकी कोई थाह नहीं है। लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है स्वच्छता ही सेवा पर, जिसमें हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं दीपक कुमार सर, आप पर्यावरण अधिकारी हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से। सर, बहुत ही स्वागत है आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत, चूंकि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हमारे कार्यक्रम का विषय है, तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत में आप हमारे दर्शकों को इस बात से रूबरू कराएं कि प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक के प्रकार हमारे उपयोग के आधार पर निर्धारित की गई। जी, पहला, एक सामान्य तौर पे एक उपयोग होता है कि एक सिंगल यूज प्लास्टिक होती हैं, वो डिस्पोजेबल होती हैं, और एक कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक होती हैं, वो नॉन डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती हैं। लेकिन उसके बाद जब हम प्लास्टिक के दूसरे फॉर्म्स पे जब आए, दूसरे तरह के प्लास्टिक्स पे आए, तो उसके लिए प्लास्टिक के लिए एक सोसाइटी जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ करके कोडिंग होती है उनकी, और वो कोड 1 से 7 तक होती हैं, और वो उन्हीं कोड के आधार पे प्लास्टिक का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो कोड होता है वो पेट होता है, पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थैलेट बोलते हैं उसको। उसके अंदर जो आप सामान्य जो बोतल, बिवरेज बोतल वगैरह जो देखती हैं, पानी पीने की बोतल, जी हाँ, उस तरह के बोतल्स। और मैं लोगों को ये बता दूं कि ये जो कोड हैं वो सारे प्लास्टिक, जिस प्रकार की भी जो प्लास्टिक लेंगे उसके ऊपर ये लगा होता है, और इसका अंदाज़ा ये होना चाहिए कि ये कोड है या नहीं है। अगर ये कोड नहीं है तो भी वो नियम के खिलाफ है। तो अब पीईटी बोतल अगर हम लेंगे तो बोतल के बेस के नीचे वो कोड रिसाइकलिंग कोड जैसा 1 करके लिखा हुआ रहेगा, वो रहते हैं। तो ये पीईटी जो बोतल है वो पहला कोड आता है जो रिसाइकिल हो सकता है, और हमारे अंदर हमारे यहाँ वो लगभग 25 to 30% इस तरह के प्लास्टिक रिसाइकिल होते हैं, बोतल वाले प्लास्टिक। जी हाँ। दूसरी जो प्लास्टिक की फॉर्म आती है वो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन आती है, HDPE, वो दूसरा कोड होता है। और ये HDPE जो मेन ये जो हैवी जितने जो प्लास्टिक्स हैं, हाई डेंसिटी प्लास्टिक्स, और इनका माना जाता है कि ये हीट से जब बहुत गर्म करते हैं तो भी ये उनके एक्सपोजर से ख़राब नहीं होता है। तो एक तरह से वैसे ये प्लास्टिक होते हैं जो हम लोगों का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, इनका लाइफ टाइम बहुत बड़ा होता है, और ख़ास करके जो बड़े हैवी जो यूज की इंडस्ट्रीज़ वगैरह की यूज की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। ये भी प्लास्टिक रिसाइकिल होते हैं, दूसरे वाली प्लास्टिक भी। और तीसरी जो प्लास्टिक आती है वो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्लास्टिक। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्लास्टिक जो जितने जो PVC पाइप्स वगैरह देखते हैं और फूड वगैरह के जो कंटेनर देखते हैं, उन सब चीज़ों में इस तरह के प्लास्टिक्स वगैरह आते हैं। और ये PVC पाइप बहुत लंबे समय तक होता है, लेकिन रिसाइकिल तो बहुत कम होती हैं ये, और इसी वजह से ये बताया जाता है कि ये एक पॉइजनस प्लास्टिक्स है। हालांकि लोगों का कहना है कि चूंकि हम PVC पाइप्स वगैरह बहुत लंबे समय के लिए यूज करते हैं, अर्थ के नीचे डालते हैं, तो उस तरह से ये हमारे को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। चौथा जो टाइप होता है वो टाइप होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन में ये चीज़ जानना होगा कि जितने जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स, बहुत जो सामान्य जो प्लास्टिक हम लोग देखते हैं, वो चौथा कोड के अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग LDPE बोलते हैं।
और पांचवी जो प्लास्टिक होती है वो प्रोपाइल इथिलीन बोलते हैं उसको, पीपी करके उसका कोडिंग होता है और ये पांचवी कोड है। पॉलीप्रोपाइलीन में क्या होता है कि ये प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होते हैं, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब ये रिसाइकिल नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और छठा जो है वो पॉलीस्टाइरेन। पॉलीस्टाइरेन बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत लगातार खाने में स्टायरोफोम वगैरह का यूज करते हैं, उसके प्लेट्स को यूज करते हैं, उसको तत्काल अपने लेवल पे कम करने की कोशिश करें। बहुत ख़तरनाक है जब वो जी हाँ वो बहुत जल्दी और ज़्यादातर बीचेस के ऊपर जितने जो टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे माउंटेनिंग के ऊपर लिए जाते हैं लोग इको टूरिज्म के लिए, वहाँ भी ये चीज़ें सारी चीज़ें पॉलीस्टाइरीन को फेंक देते हैं इधर उधर। और ज़्यादातर जो बेस्ट होता है प्लास्टिक का वो पॉलीस्टाइरीन ही होता है, और पॉलीस्टाइरीन बहुत जल्दी टूटता है, छोटा छोटा हिस्सा, और माइक्रो प्लास्टिक्स के तौर पे वो समुद्र के अंदर नदियों से होते हुए वो समुद्र के अंदर जाती हैं, और जब समुद्र के अंदर जाती हैं तो वो हमारे फूड चेन के अंदर आहार श्रृंखला के अंदर आती हैं, और वो आहार श्रृंखला के अंदर चारों तरफ घूमते रहती हैं, जिससे दूसरे भी जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे लास्ट जो प्लास्टिक है कोड वो मिसलेनियस प्लास्टिक के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर नायलॉन हो गया, टेफलॉन हो गया, ये सब जो प्लास्टिक का देखती हैं, ये प्लास्टिक भी रिसाइकिल होते हैं, लेकिन कम अमाउंट में रिसाइकिल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो लोगों को प्लास्टिक के इन वर्गीकरण को समझना होगा कि ये 1 से जो 7 तक का जो सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री वालों ने जो कोड दिया है वो कोड बहुत सारे लोग लगातार उसको यूज करते जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लो डेंसिटी लिपिड वगैरह या पीवीसी वगैरह का एक बार हुआ तो ये लोग बता देते हैं पहले कि जो फूड आइटम के लिए जो प्लास्टिक आ रही हैं आप उसका उपयोग उसके लिए करें। अब आपने तेल लाया है कंटेनर में, बाद में उसको फूड के लिए भी लेकर के कहीं निकल गई हैं, तो वो हार्मफुल होता है, डायरेक्टली वो फूड को आपके फूड को पॉइजनस कर सकता है और वो पॉइजन आपके अंदर। बहुत ही सुंदर सर, आपने प्लास्टिक के 1 से लेकर 7 तक के प्रकार को विस्तृत तौर पे आपने हमारे दर्शकों को बताया, और आपने ये भी बताया कि हम उपयोग करते हैं और उसके नुकसान और फायदे क्या हुए, फायदे हमारे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्लास्टिक के इस्तेमाल में लाने वाले वस्तु हैं जो हम अपने जीवन शैली में यूज़ करते हैं, और उनसे हम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसको हम किस तौर पे देखते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चेन्नई में उपराष्ट्रपति ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम यहाँ के लोगों को 3 सूत्र देते हैं, 3 मंत्र देते हैं जो प्लास्टिक का यूज करते हैं उनको रिड्यूस और रीयूज्ड और रिसाइकलिंग। तो किन किन प्लास्टिक को सर आप विस्तृत जानकारी से हमें अवगत कराएं। ये एक 3R का मॉडल है। जब आप किसी चीज़ को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर प्लास्टिक बहुत डेंजरस है तो सबसे पहला काम, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा क्या होगा, उसको हम लोग रीयूज कर सकेंगे। रीयूज करने से क्या होगा कि वो चीज़ें अगर हम लंबे समय तक, बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत नई नई चीज़ें लेने का बहुत उनको आदत होती हैं, तो उन अगर आदतों को छोड़ें और वो चीज़ें जो पहले की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, उसको लंबे समय तक यूज़ करें तो वो हमारे फूड चेन में, इकोसिस्टम के अंदर बाहर नहीं आएगा, वो एक जगह पे सीमित हो जाती है। उसके बाद उसका रिसाइकिल करने के लिए जो प्रॉपर रिसाइकलिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ये जो हम पहचानेंगे कि ये बेस्ट को किस तरह से हमें सेग्रीगेट करना है, किस तरह से उसको हमको एक जगह पे उसको स्टोर करना है, आमतौर पे उसको स्टोर किस तरह से करेंगे, उसको किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट करके रिसाइकलिंग स्टेशंस तक ले जाएंगे, ये सारी बातों को पहले जानने की ज़रूरत होती है। जब ये 3R के साथ एक और हम उसमें आपको जोड़ देते हैं, जिस प्रकार के बहुत सारे जगहों में, शहरों के अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि जब बोतल यूज करते हैं या जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं या जो पैकेजिंग हम सब्सटेंस को लाते हैं मार्केट से, उसमें बहुत सारे मिट्टी डाल करके कोई फ्लावर लगा रखे हैं, कोई बोतल को वो वेंटिलेशन फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग वगैरह में यूज कर रखे हैं। ये बहुत लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपको एक इंडोर इकोसिस्टम मिल रहा है, एयर क्वालिटी अच्छी मिल रही है और उसका अपसाइकिल भी हो जा रहा है।
अपसाइकिल उसको बोला जाता है जो चीज़ को हमारे अंदर जो हमारे पास पॉलिथीन भरा पड़ा है उसको हम एक तरह से इस तरह से यूज करें कि वो अपसाइकिल हो जाए, उसका वो ज़्यादा समय तक वो हमारे पास रह सके, तो उसको हम लोग अपसाइकिलिंग बोलते हैं। और जिस चेन्नई की आप बात कर रहे हैं उसी चेन्नई में एक बहुत बढ़िया सा इस तरह का इसी बेस पे प्लास्टिक के बेस के ऊपर ही बना हुआ इंडिया का पहला वो इंटरनेशनल म्यूजियम है जो वहाँ पे तमाम जितने जो बड़े बड़े इंडोर जो ऑक्सीजन वाले प्लांट्स होते हैं वहाँ पे लगा रखा है, ताकि ऐसे आपको लगेगा कि किस प्रकार से हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, अपसाइकिल कर सकते हैं। और नॉर्मली जो हम लोग जब प्लास्टिक वेस्ट को देखते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट 2-3 तरह से, एक तो हम लोग जला देते हैं, ठीक है, तो जलाना बहुत खतरनाक है और सरकार की तरफ से भी सख्त बिल्कुल जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंदर हमारा जो प्लास्टिक मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल है, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016, वो सख्त मनाही करता है कि आप उसको इंसिनरेट नहीं कर सकते, जला नहीं सकते। जलाने से स्टायरीन, डाइऑक्सिन जैसे इतनी जहरीली गैसेज हैं जो बिल्कुल कार्सिनोजेनिक हैं। वो तो हम लोग करते क्या है कि सामान्य तौर पर उसको लैंडफिल किया जाता है, जमीन के अंदर डाला जाता है, लेकिन उसके लिए भी एक सरकार ने किया है कि उसके अंदर 60 सेंटीमीटर का सॉइल का लेयर होना चाहिए, उसके वो ड्रेनेज चैनल बोला जाता है उसको, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर का एक और सॉइल का चैनल होना चाहिए, और उसके बाद 25 सेंटीमीटर का एक वेजिटेटिव चैनल होना चाहिए जिसके ऊपर ग्रास वगैरह लगातार आप उगाते रहिए ताकि इरोजन लीचिंग वगैरह कम हो, और उसके आसपास बिल्कुल एक ग्रीन बेल्ट बनाइए। जो ऐसे ग्रीन बेल्ट पता है कि वहां पे न्यूट्रिएंट बहुत कम है क्योंकि वहाँ उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट बहुत कम होगा जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट होंगे, तो ऐसे प्लांट लगाए जाएं जो कम से कम न्यूट्रिएंट में ग्रो करते हैं जी। ये चीज़ें जी, तो आपने चर्चा की शुरुआत में ही सिंगल यूज प्लास्टिक का जिक्र किया था। जैसा कि आपने बताया कि कुछ प्लास्टिक होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ प्लास्टिक होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और इसको प्रबंधन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रिसाइकल, रीयूज और क्या था सर 3 क्या था जी, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सॉरी सर, आपने जो 3 तरीके बताए, 3 प्रमुख तरीके, वो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रीयूज से सबसे अच्छा फायदा हमें ये होता है कि वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था सिंगल यूज प्लास्टिक का, जो कि सबसे खतरनाक होता है, माइक्रो प्लास्टिक्स में वो टूट जाता है। मैं चाहूंगी कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे, क्योंकि हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका प्रबंधन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये सिंगल यूज प्लास्टिक वाकई में ये है कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016 है, उसने बताया कि 50 माइक्रोन थिकनेस जो प्लास्टिक की है, अगर उस 50 माइक्रोन के प्लास्टिक से कम थिकनेस है तो उस प्रकार के प्लास्टिक तो बिल्कुल इलीगली बैंड है मैन्युफैक्चरिंग तक जी। तो 50 माइक्रोन के ऊपर के प्लास्टिक हों, और सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को बोला जाता है जो एक बार यूज करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसका दूसरा बार किसी भी तरह से जला करके या किसी भी तरह से कुछ प्लास्टिक का दूसरा फॉर्म बना करके यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो डेडली है। उससे क्या होगा कि कोई भी आप सब्सटेंस वो कलर छोड़ेगा। आप बहुत सारे ऐसी प्लास्टिक देखती हैं इमीडिएटली वो हीट थोड़ा सा होता है, वो कलर बिल्कुल स्पार्क करता है। तो उस तरह के प्लास्टिक को हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं, और सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे फूड चेन में आने का सबसे आसान बिल्कुल होता है, क्योंकि वो सारे वाटर से लेकर के वो रिवर में जाता है और रिवर से वो मेन चैनल ओशन में चला जाता है। अब जब ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है इतनी है, बहुत सारी फीसेज हैं, बहुत सारे दूसरे स्पेसीज हैं, उनके अंदर प्लास्टिक मिल रहा है। आज हालिया रिसर्च है कि सार के अंदर या वेल के अंदर काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिली हैं, और ऐसा अनुमान है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कि लगभग हम लोग 50% जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती हैं। तो हम लोग उसकी लड़ाई किस प्रकार से लड़ें, तो अपने आदतों में तब्दीली डालें। जब जहर सामने देखते हो कि ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं और ये हमारे फूड चेन को नुकसान पहुंचाएंगी, आने वाले हमारे जनरेशन्स को नुकसान पहुंचाएंगी, वो हमारे अंदर डीएनए के अंदर म्यूटेशन काउज कर सकता है, हमारे बच्चे अपंग हो सकते हैं, आगे आने वाला जनरेशन हमारा एबनॉर्मल हो सकता है। तो इन सब बातों को क्या हम आगे आने वाले अपने जनरेशन्स को इस प्रकार का इन्वायरमेंट देंगे? तो आज से ही अगर कोशिश करें कि हम उसको थैला लेकर के चलें,
बहुत आसान है, तरीका आसान है फेज आउट करने का सिंगल यूज प्लास्टिक को, लेकिन उन आदतों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है। वहाँ अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करें कि इनका नुकसान कितना हद तक है, कितना गहरा नुकसान है इनका। वाटर को पोल्यूट करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं, सॉइल की इम्पोर्टेंसी क्रिएट करते हैं। तो सॉइल और वाटर और एयर अगर तीनों को पोल्यूट करने वाले ये एजेंट हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं इनका कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये सबसे खतरनाक प्लास्टिक इस श्रेणी में आती हैं, और इससे बचने का हमारा सबसे मुख्य ये है कि जो आज का जो फैशन का दौर है, उस फैशन के दौर में कुछ इस तरह से इजाद करें, और सिनेमा एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है उस तरह की चीज़ों का। तमाम जो सिनेमा बनते हैं उसमें ये दिखाया जाए कि किस तरह के थैले को लेकर के, थैले में ही उनका अगर मॉडलिंग किया जाए तो थैले में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ सकती हैं कि लगातार फिर से वो लोग थैला लेकर के चलना शुरू करेंगे। और बीच में जब बिहार सरकार ने बंद किया था सिंगल यूज प्लास्टिक को, किसी भी तरह के प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया था बिहार सरकार ने, और अभी भी वो बंद लागू है। तो उसमें क्या किया था कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 15 है उसको उसने और मजबूत किया था कि 1 लाख का वो आपको हर्जाना भी देना पड़ सकता है और आप 5 साल तक जेल में भी रह सकते हैं। तो उस बैन को इम्पोज करने में अभी फिलहाल वो चीज़ें थोड़ा बहुत समय लगेगा, बदलाव हो रहा है धीरे धीरे लोग, लेकिन समझेंगे लोग कि ये हानिकारक है, तभी वो अपने आप को बदलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं बदलेंगे। बहुत बढ़िया सर, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आपने जितनी अहम जानकारियाँ दी वो बहुत ही लाभप्रद है हमारे दर्शकों के लिए। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो कितने हानिकारक और कितने ख़तरनाक है, इस पर आपने तफसील से बताई। हम चलते हैं सर दूसरे सवाल की तरफ, और हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज के परिवेश में, आज के जीवन शैली में, और आज जो मनुष्य की क्या आवश्यकता हो गई है कि हम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें और इसे नज़रअंदाज नहीं करें, या अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, या फिर हम किस प्लास्टिक को कैसे यूज़ करें और कितना कम करें, इस पर सर हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। जी हाँ, बहुत सामान्य बात है कि जिस प्रकार से खतराएं बढ़ी हैं, जिस प्रकार से हमारा जो प्लास्टिक के प्रति खास करके जो अर्बन जो एक फ्लड का जो फेनोमेना आया है, आप सोचती होंगी कि आधा घंटे की रेन होती है और ये फ्लड बिल्कुल क्रिएट हो जाता है। तो ये फ्लैश जो फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग, वो होता कैसे है? क्योंकि सारे सीवेज बिल्कुल प्लास्टिक से चोक्ड होते हैं, तो और पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन है शहर के अंदर, तो जो रेन वाटर होता है वो कहीं सिंक करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो बिल्कुल उस इकोसिस्टम को फ्लड कर देता है। और ये सारी जो परेशानियां हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक ही ज़्यादा हैं, पैकेजिंग वाली जो प्लास्टिक्स हैं वो हैं, और वो ज़्यादा सीवरेज के अंदर वो मिलती हैं। तो अब स्थितियाँ ये हुई कि क्या इसका हम प्रबंधन करें और उस प्रबंधन को किस तरीके से करें। तो सबसे पहला जो प्रबंधन का कार्य शुरू होता है वो आपके घर से होता है। घर से होता है, अब घर से शुरुआत होती है, तो घर से तय करना पड़ता है कि ये जो प्लास्टिक है उसको हम कैसे सेग्रीगेट करें। पता चलता है कि घर से जो प्लास्टिक जो वेस्ट फेंका जा रहा है उसमें प्लास्टिक ही ज़्यादा मिली हुई है, फूड के साथ मिला हुआ है, तो पहला सेग्रीगेशन वहीं करें। फूड को हम अलग करें, 2 चैम्बर रखें अपने फूड के सेग्रीगेशन के लिए घर के अंदर। एक तो प्लास्टिक, मतलब वहीं से स्टार्ट कर दें कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा सब्सटेंस है। तो एक हमारा चैम्बर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक से, उसको हम एक चैम्बर में रखें, वहाँ से फूड, और वो प्लास्टिक वाला जो चैम्बर है वो उसको हम अपने पास रखें, और जो फूड वाला है वो जो आपका जो गाड़ी वाला आता है, ये सब चीज़ों को उनको दें, ताकि उनको भी आसान, चूंकि वो उनको हम लोग देते नहीं है, सब मिला करके दे देते हैं, वो वहाँ जा करके फेंक आते हैं मिला करके। तो हमारे जो फूड का जो कंपोनेंट जाएगा गाड़ी वाले के साथ में, तो वो इजी वे में वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट होएगा, और उसका उपयोग हम लोग लगातार खाद में करते हैं। और एक बात का और घर से शुरुआत करने के टाइम में ये करें कि उसको लिक्विड ज़्यादा ना डालें उसके अंदर। जो हम बेस्ट तैयार कर रहे हैं, जो बेस्ट हमारे पास है, पता चला उसी के अंदर हाथ धो दे रहे हैं, नहीं, उसको डाइल्यूट ना करें, कंसंट्रेट रहने दें। कंसंट्रेट रहेगा तो डिकम्पोज जल्दी होगा, और उसकी जो फर्टिलाइजर की जो क्वालिटी होगी वो बड़ी अच्छी होगी।
तो हम इसका और प्लास्टिक को अपने पास रखें। जब प्लास्टिक एक साथ जमा हो जाए तो घर के अंदर यूज करने लायक होगा तो यूज करेंगे, नहीं यूज करने लायक होगा तो फिर से उसको रिसाइक्लेबल जो गाड़ी वाला ही आता है उसी को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये पूरा प्लास्टिक का ही है, अलग है, इसको आप ये रिसाइकल डिवाइड कर देंगे। जी हाँ। और वो वहाँ पे जाने के बाद जो मेन रिसाइकलिंग स्टेशन होते हैं, अब वो तैयार करते हैं कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होगा तो वो लीचिंग करने की कोशिश, वो लैंडफिल करने की कोशिश करते हैं। जी, आपने जो तरीका बताया, जो तरीका बताया, जी हाँ, वो तरीका हमने नहीं बताया। वो जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 2016, उसमें वो पक्का लिखा हुआ है वो तरीका, रूल में शामिल। जी हाँ, कि उसके आसपास ग्रेन बेल्ट होना चाहिए, बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए, उसके अंदर कोई लोग जा ना सकें, बाहरी कोई उसके अंदर इंट्रूशन ना हो, ये तमाम चीजें उस रूल्स के अंदर हैं। तो ये सारी बातों को हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम, पूरी प्लास्टिक को हम फेज आउट ना करें, लेकिन अपनी लाइफ से सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करें। जी, आपने बिल्कुल बारीकी से बताया कि किस तरह प्लास्टिक हमारे रोजमर्रा की आदतों में शुमार हो चुका है और किस तरह अपनी छोटी छोटी आदतों की वजह से हमें बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिसका मतलब है कि जितनी भी परेशानियां आज हमें झेलनी पड़ रही हैं उन सभी के जिम्मेदार हम हैं। लेकिन जिम्मेदार तो हम हैं ही, लेकिन उन परेशानियों को खत्म करने की शुरुआत भी हमारे घर से ही हो सकती है। तो इस सवाल के जवाब के साथ मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त सा संदेश देते जाएं। जी हाँ, एक्चुअली हम लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्लास्टिक का यूज करते हैं वो अपने आने वाले फ्यूचर को तो हम खराब कर रहे हैं, प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी खुद की नहीं है, अपनी ही जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमें एक सबसे कॉन्शियस माइंड दिया गया है। इस पूरे बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर ह्यूमन को सबसे कॉन्शियस के तौर पे, कॉन्शियसनेस के तौर पे देखा जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी अपने साथ साथ दूसरे जो फ्लोरा और फौना हैं, जो इकोसिस्टम की दूसरी बायोडाइवर्सिटी है, उनके बारे में भी सोचनी पड़ेगी। एक टाइगर के बारे में सोचना पड़ेगा, लायन के बारे में सोचना पड़ेगा, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, प्लांट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और हमारी जिम्मेदारी अपने साथ साथ जो मार्जिनलाइज, जो गरीब लोग हैं हमारे ही अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि शायद हमारा जो हम, चूंकि जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो ओवर कंजम्पशन करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो कंजम्पशन नहीं करते उतना ज्यादा, और हमारे ओवर कंजम्पशन की वजह से वो मारे जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक के साथ साथ जितनी भी पॉल्यूटेंट हैं, क्योंकि एक जो परसिस्टेंट जो पॉल्यूटेंट्स है हमारे फूड के अंदर, वो प्लास्टिक बहुत मेजर तौर पे माइक्रोप्लास्टिक के तौर पे हैं, उनका सफाया बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक से लड़ाई हमारी बड़ी लंबी लड़ाई है और उस लड़ाई को हम धीरे धीरे अपने इथिक्स, अपने हैबिट्स, उसके आधार पे बदलाव कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी बचानी है, प्लास्टिक को बिल्कुल धीरे धीरे करके अपनी आदतों से निकालने की कोशिश। वाकई सर, आपका संदेश बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपने इंसानों के साथ जानवरों को बचाने की भी बात कही है। वाकई आपका संदेश हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और वो लोग अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सुरक्षा देने में कामयाब होंगे। जी हाँ दर्शकों, तो हमारे मेहमान ने हमें बताया कि प्लास्टिक किस तरह से हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। हमारी छोटी छोटी आदतों की वजह से हम कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां झेलते हैं और किन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शुमार करके हम इन परेशानियों से बच भी सकते हैं। तो अब जाने का वक्त हो चला है दर्शकों, तो जाते जाते मैं सबसे पहले तो अपने मेहमान को धन्यवाद देना चाहूंगी। आप आए और आपने हमारे साथ बहुत ही अच्छी बातें की। आपने ना सिर्फ परेशानियों को सुझाया बल्कि उनके साथ साथ आने वाले बदलाव को और हम लोग कैसे उनके समाधान निकाल सकते हैं, आपने उन्हें भी बताया। और जाते जाते मैं कुछ कहना चाहूंगी दर्शकों कि आओ ये संकल्प उठाएं, मिलकर सब पर्यावरण बचाएं, स्वयं भी जागृत हों और लोगों में भी चेतना जगाएं। इसी के साथ इजाजत चाहती हूं आपसे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।